गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर जो अपना 5 है अपने सिलेबस में वो बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसका टाइटल है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक उपाय। अगर हम अब से प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हमारे पिछले वीडियो में हमने कोशिका की खोज और कोशिका के इतिहास के बारे में बातें की थी और डिस्कस किया था कि वास्तव में एक कोशिका जैसी संरचना जिसको हम पढ़ते हैं वो क्या है। और उसमें हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि प्रत्येक जीव के शरीर की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई, प्रत्येक जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका से बनी होती है, या जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। उसके बाद हमने इसका नया टॉपिक शुरू किया था, वो था शेप एंड साइज, कि कोशिका का आमाप एवं आकार कैसा होता है। और उसमें हमने कोशिका के अलग अलग आमाप एवं आकारों की बात की थी, कोशिका के औसत व्यास की बात की थी, सबसे सूक्ष्म कोशिका माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा में हमने पीपीएल यानी क्लोरोनिमोनिया समजीवाणु की बात की थी, जिसका औसत व्यास हमने 0.1 माइक्रोन पढ़ा था। इस तरह पृथ्वी पर अब तक खोजी गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसके बारे में भी हमने बात की थी। उसके बाद प्रीवियस वीडियो में अपन ने अंतिम टॉपिक छोड़ा था कोशिका के सिद्धांत। आज हम अपने इस वीडियो में कोशिका के उन्हीं सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांतों के बारे में। देखो, कोशिका की संरचना और कार्य प्रणाली को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में अलग अलग बातें बताई, लेकिन सबसे पहले जो मान्यता मिली वो मिली स्वान एवं स्लाइडन के सिद्धांत। हम बात करें स्लीडन, एस स्लीडन की बात करें तो एस स्लीडन एक वानस्पतिक वैज्ञानिक थे जो उस समय पेड़ पौधों की कोशिकाओं पर अध्ययन कर रहे थे। और अगर हम बात करें टी स्वान की तो ये प्राणी वैज्ञानिक थे जो जंतुओं की कोशिकाओं पर अध्ययन कर रहे थे। जब एस स्लीडन ने बहुत सारी वनस्पतियों की कोशिकाओं पर अध्ययन किया और कोशिका के बारे में जो बातें बताई वे सभी बातें स्वान ने भी बताई, लेकिन स्वान ने कौन सी कोशिकाओं पर अध्ययन किया था? जंतुओं की कोशिकाओं पे। और स्वान ने कहा कि स्लाइडर ने पादप कोशिकाओं के बारे में जो बातें बताई हैं वो सभी बातें जंतु कोशिकाओं पर भी लागू। और इस तरीके से इन्होंने देखा कि कोशिका चाहे पादप की हो और कोशिका चाहे जंतु की हो, जो संरचनाएं या जो अंग हमें पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे वे सभी संरचनाएं हमें जंतु कोशिका में भी देखने को मिलेंगी। जो कार्य प्रणाली पादप कोशिका में संपन्न हो रही है या कोशिका प्लांट सेल जिस मशीनरी का उपयोग कर रही है अपनी क्रियाएं संपन्न करने के लिए, वे सारी की सारी मशीनरियां, वे सभी प्रक्रियाएं एक जंतु कोशिका में भी संपन्न हो रही है। इसके बाद इनके द्वारा पादप और जंतु कोशिकाओं पर अध्ययन के बाद सम्मिलित रूप से एक सिद्धांत दिया गया जिसे एस स्लीडन एवं स्वान का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन उस सिद्धांत को कुछ समय तक ही मान्यता मिली। उसके बाद वैज्ञानिकों ने उनके दिए हुए सिद्धांत के आधार पर इनसे कुछ जानकारियां मांगी या इनसे कोशिका के बारे में कुछ सवाल किए। वैज्ञानिकों के द्वारा दिए हुए तर्कों को ये सही तरीके से नहीं समझा पाए या इस सिद्धांत के द्वारा उन बातों का सही तरीके से खंडन नहीं किया गया, इसलिए कुछ समय बाद इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। उसके बाद अगला जो वैज्ञानिक था वो था रुडोल्फ विर्चो। स्वान एवं स्लीडन के सिद्धांत के बाद रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका के बारे में जो सिद्धांत दिया उसको मान्यता मिली। बहुत लंबे टाइम तक कोशिका की संरचना कार्य प्रणाली को समझाने के लिए रुडोल्फ का सिद्धांत काम में लिया गया, लेकिन इनके सिद्धांत में भी कोशिका से संबंधित कुछ ऐसी बारीक कमियां रह गई जिन्हें ये सिद्धांत नहीं समझा सके। इसलिए वर्तमान में हम जो कोशिका का सिद्धांत पढ़ रहे हैं या जिसके द्वारा कोशिका को समझाया जाता है वो है कोशिका का आधुनिक सिद्धांत। और वर्तमान में कोशिका के आधुनिक सिद्धांत के आधार पर ही कोशिका की संरचना और कार्य प्रणाली को समझाया जाता है। वर्तमान में आधुनिक सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है जो कोशिका की सही तरीके से व्याख्या करता है। हम शुरू करते हैं सबसे पहले एस स्लीडन एवं स्वान का सिद्धांत। आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था और अभी मैं कुछ देर पहले भी बता चुका कि एस स्लीडन वनस्पति वैज्ञानिक थे एवं स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने सम्मिलित रूप से कोशिका की कार्य प्रणाली में संरचना को समझाने के लिए स्लीडन एवं स्वान के नाम से सिद्धांत दिए। इनके सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इनके सिद्धांत की जो मुख्य बातें थी, अपने सिद्धांत में जो इन्होंने बातें बताई उनमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो सकता है। अगली जो इनके सिद्धांत की थ्योरी में जो बात की वो थी कोशिका प्रत्येक सजीव के शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है।
सभी जैव रासायनिक क्रियाएं किसके अंदर संपन्न होती हैं? कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। ये इन्होंने अपने सिद्धांत में मुख्य बातें बताई। इसके अलावा इन्होंने बताया कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में क्या भरा होता है? आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है और इसी आनुवांशिक पदार्थ के कारण कोशिका को जीवन की आनुवांशिक इकाई में कहा जाता है। ये सभी मुख्य बातें स्लीडन एवं स्वान ने अपने सिद्धांत के अंदर एक्सप्लेन की। देखो दोबारा देखो, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। स्लीडन एवं स्वान के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। प्रत्येक जीव के शरीर में संपन्न होने वाली जो क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं किसमें संपन्न होती हैं? जैव रासायनिक क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती हैं। कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की आनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है। ये स्लीडन एवं स्वान के सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत में बताई गई कुछ मुख्य बातें थी कोशिका के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया या ऐसी कौन सी बात थी जो वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आई, और जब वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत से ये सब चीजें जाननी चाहिए तो यह सिद्धांत कोशिका के बारे में उन सभी बातों को ठीक तरीके से नहीं समझा पाया। अब देखो अपवाद क्या है। स्लीडन एवं स्वान के सिद्धांत, यानी जिन बातों की व्याख्या स्लीडन एवं स्वान का सिद्धांत नहीं कर पाया, वो कौन कौन सी बातें हैं या इस सिद्धांत को तर्कसंगत सही नहीं माना गया। देखो सबसे पहली चीज, यह सिद्धांत नई सेल्स के निर्माण को नहीं समझा सका। सबसे मेन चीज, कैसे? इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ये बात तो सिद्धांत में समझा दी गई, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को जिन्होंने दिया, उनसे जब ये जानना चाहा कि भाई ठीक है, कोई भी जीव का शरीर चाहे वो वनस्पति हो और चाहे वो जंतु, किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से सब जीवों का शरीर मिलकर बना हुआ है। लेकिन जब जीव का शरीर सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, तब उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है। और ये देखा गया कि जैसे जैसे जीव के शरीर का आकार बढ़ता जाता है तो उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या भी मल्टीप्लाई हो जाती है, लाखों करोड़ों अरबों में कोशिकाओं की संख्या हो जाती है। तो ये जो नई कोशिकाएं उसके शरीर में इतनी सारी बन जाती हैं। जैसे किसी जीव के शरीर में जब उसके शरीर के अंदर पता लगाया गया या इसके शरीर में 1 लाख कोशिकाएं हैं, लेकिन जैसे उस जीव के शरीर का आकार बढ़ता जाता है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो गई। तो ये जो नई कोशिकाएं आई, ये उसके शरीर में कहां से? तो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को ये सिद्धांत नहीं समझा सका। दूसरी चीज, इन्होंने बताया कि सभी जीवों के शरीर की सभी जीव रासायनिक क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती हैं, सभी सेल्स। तो दूसरा जो बात था वो ये थी कि सभी कोशिकाओं में स्पष्ट कोशिकांग नहीं पाए जाते। तीसरी बात, सभी सेल्स में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। इन्होंने कहा कि भाई सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है और उसमें आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ये देखा गया कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो जिनमें नहीं पाया जाता वो कोशिकाएं फिर किस तरीके से अपना कार्य संपन्न करती हैं, इस प्रक्रिया को ये सिद्धांत नहीं समझा सका। उसके बाद जो एक अलग नए वैज्ञानिक आए वो थे रुडोल्फ विर्चो। तो ये तो था स्लीडन एवं स्वान का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं रुडोल्फ विर्चो के सिद्धांत की। इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए क्या कहा? रुडोल्फ विर्चो ने अपने कोशिका सिद्धांत को समझाने के लिए एक वाक्य दिया जो था ओमिनस सेलुला ई सेलुला। दोबारा सुने, रुडोल्फ विर्चो के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका को समझाने के लिए एक शब्द दिया गया, वाक्य दिया गया, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इस शब्द का अर्थ था कि जितनी भी नई सेल्स बनती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, उन सभी नई सेल्स या कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो रुडोल्फ विर्चो ने अपने सिद्धांत में इस बात की व्याख्या कर दी। देखो और बातें तो जो इस सिद्धांत में थी वो इस सिद्धांत में भी है। रुडोल्फ विर्चो ने भी अपने सिद्धांत में कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रुडोल्फ विर्चो ने भी अपने सिद्धांत में बताया कि कोशिकाएं से जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला, अर्थात जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। किसी जीव के शरीर में जो कोशिकाएं मौजूद हैं वही कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती जाती है। जैसे ये शरीर में कोई कोशिका है तो ये विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाएगी, फिर ये कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाएंगी। इस तरह किसी को कोशिकीय जीव के शरीर में लगातार बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है और पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती रहती है। तो इस तरीके से जो बात स्लीडन एवं स्वान का सिद्धांत नहीं समझा पाया, वही बात किसने समझा दी? रुडोल्फ विर्चो के सिद्धांत ने समझा दी। लेकिन इसके सिद्धांत को भी ज्यादा मान्यता इसलिए नहीं मिली कि कोशिका के बारे में कुछ बातें यह सिद्धांत में नहीं समझा सका।
जैसे ये ऐसे अपवाद मिले जो कोशिका के अपवाद हैं, जिन्हें कोशिकीय कहा ही नहीं जा सकता है, कोशिकीय जीव कहा जा सकता है। इन सब बातों की व्याख्या रुडोल्फ का सिद्धांत नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान में जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, इसको सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है कोशिका की थ्योरी समझाने के लिए। इस सिद्धांत वास्तव में आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या है? स्लीडर, स्वान एवं रुडोल्फ विर्ट्जो के सिद्धांत का ही मिला जुला रूप है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। और नई सेल की उत्पत्ति किससे होती है? पूर्ववर्ती सेल से होती है। सभी कोशिकाएं लगभग एक समान होती हैं और कुछ कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है और कुछ कोशिकाओं में केंद्रक का स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आधुनिक कोशिका सिद्धांत ने कोशिका के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी हमारे को उपलब्ध करवाई। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें, लेकिन वायरस जैसे जीवों की बात करें, वायरस से कोशिका सिद्धांत, चाहे आधुनिक कोशिका सिद्धांत हो, चाहे रुडोल्फ का सिद्धांत हो और चाहे स्लीडर-स्वान का सिद्धांत हो, इन सभी सिद्धांतों का वायरस क्या है? अपवाद है। क्योंकि वायरस की बाह्य संरचना में देखें तो वैज्ञानिकों ने बताया कि कोशिका के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, लेकिन वायरस की संरचना में वायरस के चारों तरफ किसी प्रकार की कोई झिल्ली देखने को नहीं मिलेगी। वायरस नग्न कण के रूप में मौजूद होता है। अगर हम बात करें प्लाज्मा झिल्ली या सेल वॉल की, तो ये सब हमारे को वायरस की संरचना में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें विभिन्न प्रकार के कोशिका में मौजूद कोशिकांगों की, तो वायरस के अंदर किसी प्रकार की कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते। इसके अलावा हम बात करें केंद्रक की, तो वायरस में किसी प्रकार का कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। वायरस में केवल और केवल आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए में दोनों में से कोई सा भी आनुवांशिक पदार्थ हमारे को देखने को मिलेगा। इस तरह वायरस एक कोशिका भी नहीं है और कोशिका जैसी संरचना है, अर्थात एक निर्जीव अणु है। लेकिन जब वो किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो सजीव होता है। उसी जीव के शरीर की सेल्स की मशीनरी का उपयोग करके वो अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करने लग जाता है। इसलिए प्रकृति में जब तक मुक्त अवस्था में वायरस है तब तक निर्जीव है, और जब वो किसी सेल से या किसी जीवित सेल्स के संपर्क में आता है तो अपने आप को क्या बना लेता है? सजीव बना लेता है। इस तरह वायरस अपवाद है, जिसे नहीं तो हम सजीव कह सकते हैं और न ही हमारे द्वारा क्या कहा जा सकता है? निर्जीव कहा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये तो होगी कोशिका सिद्धांतों के बारे में कुछ सामान्य बातें। अब हम बात करते हैं कोशिका के प्रकारों की। जब वैज्ञानिकों ने कोशिका की संरचना का अध्ययन किया तो उनको पता चला कि सभी कोशिकाएं संरचना में एक जैसी नहीं होती और वैज्ञानिकों को कोशिकाओं की अलग अलग संरचनाएं देखने को मिली। करते हैं संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार होंगे। जब वैज्ञानिकों ने कोशिका की संरचना सही तरीके से कोशिका की संरचना का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि संरचना के आधार पर कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। अगर हम बात करें संरचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकारों की, तो संरचना के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? 2। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। आराम से सुने, संरचना के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को असीम केंद्र की कोशिका भी कहा जाता है और यूकैरियोटिक सेल को ससीम केंद्र की कोशिका भी कहा जाता है। अब अगर हम दोनों कोशिकाओं के अंतर की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोशिकाओं को लगा के देखा जाए तो इस तरीके से हमारे को कोशिकाओं की संरचना अलग अलग देखने को मिलेगी। दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में हमें बाह्य आवरण के रूप में सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम कोशिका के आंतरिक संरचना का इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमारे को डिफरेंट नजर आएगा। कैसे देखो, अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव भरा हुआ होता है और भरे हुए कोशिका द्रव के अंदर किसी प्रकार के कोई स्पष्ट ऑर्गेन दिखने के बजाय फैला हुआ आनुवंशिक पदार्थ हमारे को इसमें नजर आएगा। तो ये तो क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गई? ये तो सेल मेम्ब्रेन होगी, यानी कोशिका झिल्ली होगी। ये कोशिका के अंदर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव भरा हुआ है। और ये जो संरचना है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवंशिक पदार्थ। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे को जो आनुवंशिक पदार्थ देखने को मिलेगा वह नहीं तो किसी झिल्लीबद्ध आवरण से घिरा हुआ मिलेगा, ठीक है, और न ही किसी अन्य प्रकार के कोशिकांग हमारे को इसमें देखने को मिलेंगे। फैला हुआ आनुवंशिक पदार्थ हमारे को कोशिका द्रव में देखने को मिलेगा। तो जब कोशिका के अंदर स्पष्ट झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव हो, कोशिका द्रव में विभिन्न अंग मौजूद होते हैं
जो कोशिका की कार्य प्रणाली का संचालन करते हैं। आगे आगे हम चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में विस्तारपूर्वक डिस्कस करते जाएंगे। कोशिका के कोशिकांग क्या है, कोशिका झिल्लियाँ क्या है, कोशिका ध्रुव क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कोशिका के घटक या कोशिका के भाग। वहां हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानना है, तो इसके लिए हमारे को इतना ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसके कोशिका ध्रुव में, याद रखें, कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली का आवरण होता है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर यूं मान के चलो कि हमारे पास एक गुब्बारे जैसी रचना है। हमने गुब्बारे को फुला लिया, उसमें अपने पानी भर, तो गुब्बारे को, जिस गुब्बारे के आवरण को अपन यूं छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो कोशिका झिल्ली होगी। और उस गुब्बारे के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, पानी हमने जो उसमें भर लिया, वो कोशिका द्रव हो गया। तो कोशिका की संरचना एज इट इज गुब्बारे की तरह मान, गुब्बारे की जिस सतह को अपन छू रहे हैं वो तो कोशिका झिल्ली रबड़ जैसे जो खिंचती है, और उसमें जो हमने पानी भर लिया वो कोशिका द्रव। अब उसी कोशिका द्रव के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है वो बिना किसी आवरण के, बिना संगठित हुए उसी कोशिका द्रव में हमारे को सेंटर में नजर आए। तो इस प्रकार की कोशिका को कौन सी कोशिका कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के अन्य कोई स्पष्ट कोशिका हमारे को देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है, या किस किसके देखने को मिलेगी? इसके जो एग्जाम्पल है वो है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और बीजीव नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। इन सभी जीवों के अंदर पाई जाने वाली सारी सतह कैसे देखने को मिलेगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलेगी, जो निम्न श्रेणी के जीवों के अंदर, निम्न श्रेणी के कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक या ससेल केंद्र की कोशिका की, तो ससेल केंद्र की कोशिका के अंदर ये जो कोशिका झिल्ली है, ये तो होगी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर जो भरा हुआ ध्रुव है वो क्या हो गया? कोशिका ध्रुव। ये हो गया इसके अंदर कोशिका ध्रुव। इसके अंदर मैंने इसको इस तरीके से दर्शा दिया। इसी कोशिका ध्रुव के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलेगा? कोशिका के अंदर परिधि की ओर या मध्य भाग में एक बड़े आकार का केंद्र हमारे को स्पष्ट नजर आएगा। केंद्र का जो यह आवरण है इसे क्या कहा जाएगा? केंद्रक झिल्ली कहा जाएगा। केंद्रक झिल्ली के अंदर एक छोटी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाएगा? केंद्रिक कहा जाएगा। और इसी केंद्र के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो केंद्रक झिल्ली है, इसके द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। ये आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल हो गया। और इसके अलावा इसमें अन्य हमारे को, जैसे अगर हम बात करें तो स्पष्ट झिल्ली युक्त क्या देखने को मिलेंगे? इसमें हमारे को माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे। कोशिका द्रव के अंदर बिखरे क्या देखने को मिलेंगे? राइबोसोम के कण देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिला? इसमें गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें इसमें तारक देखने को मिलेगा। एंडोप्लाज्म जैसी संरचनाएं हमारे को इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये भी प्रकार के झिल्ली युक्त एवं बिना झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले और बिना झिल्ली वाले कोशिका हमारे को कोशिका में देखने को मिलेंगे। जब कोशिका चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई और कोशिका के अंदर स्पष्ट झिल्ली युक्त केंद्र और इसके अलावा स्पष्ट झिल्ली युक्त अन्य कोशिका मौजूद हों तो ऐसी कोशिका को यूकैरियोटिक या ससेल केंद्र की कोशिका कहा जाता है। आगे हम इस कोशिका का एक बड़ा डायग्राम बनाकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो केंद्रक है, केंद्रक की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पाए जाते हैं केंद्र से लेकर इसकी परिधि तक। राइबोसोम के कण इसमें बिखरे रहते हैं। इसके अलावा तारक जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसके अलावा पादप कोशिकाओं में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट कोशिका की संरचना में देखने को मिलेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिस कोशिका में स्पष्ट झिल्ली युक्त केंद्रक और कोशिका में न हो उसे प्रोकैरियोटिक सेल, और जिस सेल में स्पष्ट झिल्ली युक्त केंद्रक और कोशिका में मौजूद हो उसे क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अगर तो सभी प्लांट सेल यानी सभी पादप कोशिकाएं एवं सभी एनिमल सेल या जंतु कोशिकाएं इसका एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल। तो इस तरह दो प्रकार की होगी कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। अगर हम कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकारों की बात करें तो देखो कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक तो कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव, और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। दूसरे कौन से होते हैं भाई? बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में क्या डिफरेंस है? इधर
जब हमें किसी जीव की संरचना, जब हमें किसी जीव के शरीर की संरचना में केवल एक ही कोशिका दिखाई दे, यानी उस जीव के संपूर्ण शरीर का निर्माण केवल और केवल एक ही कोशिका से हुआ है, संपूर्ण कार्य प्रणाली को केवल एक ही कोशिका संपन्न कर रही है, तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो अपन ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि वे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित हो, एक ही कोशिका से निर्मित हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? एक कोशिकीय जीव। दोबारा सुनो, रिपीट कर रहा हूं। वे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित हो, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, यूग्लिना, हाइड्रा, ये सभी जीव एक कोशिकीय जीव। बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, हाइड्रा, अमीबा, यूग्लिना, ये सभी जीव कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय जीव। इनके शरीर की संपूर्ण कार्य प्रणाली एक कोशिका के द्वारा संपन्न होती है और इन जीवों का संपूर्ण शरीर केवल और केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है। और ये सभी एक कोशिकीय जीव वो जीव हैं जिन्हें हम नग्न आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि इनके शरीर की संरचना अत्यंत छोटी होती है। क्योंकि अपन एक कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों की, तो बहुकोशिकीय जीव वे जीव हैं, देखो, वे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक, वे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से निर्मित हो, जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से निर्मित हो, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। पृथ्वी पर जितने भी प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स, सभी बहुकोशिकीय प्राणी, मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, बिल्ली, कुत्ता और जितने भी आसपास वनस्पतियां हमारे आसपास हमें नजर आ रही हैं, सभी खाद्यान्न फसलों के पौधे, सभी बागवानी पौधे, ये समस्त जीव कैसे जीव हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं, जिनके शरीर की संरचना में स्पष्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। अब हम बात करते हैं हम कोशिका की विशिष्टता के बारे में। देखो, अगर हम एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो एक कोशिका जो होती है, इसमें हमारे को कई बार कोशिका की संरचना बदलती हुई नजर आ सकती है। जैसे अगर एक कोशिकीय जीव अमीबा की बात करें तो अमीबा के शरीर का आकार अनिश्चित होता है। शरीर की संरचना अनिश्चित या अनियमित प्रकार की होती है, किसी विशिष्टता लिए हुए नहीं होते शरीर। कभी शरीर यूं होता है तो कभी शरीर यूं भी हो सकता है, तो इस तरह शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता। लेकिन अगर हम कुछ कोशिकाओं की बात करें, एक कोशिकीय जीव में पाई जाने वाली कोशिकाओं तो अपने आकार के लिए विशिष्ट नहीं होती। लेकिन अगर हम बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाएं अपने आकार के प्रति विशिष्ट होती हैं। जैसे तंत्रिका कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, आरबीसी कोशिकाएं मानव में पाई जाने उभयोत्तर होती हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं अपने आकार के लिए विशिष्ट होती हैं, अपने आकार को हमेशा एक निश्चित बनाए रखती हैं। लेकिन कुछ एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाएं अपने आकार को निश्चित नहीं बनाए रखती। अब अगर हम बात करें कार्य प्रणाली की, तो देखो, हर एक कोशिका में कार्य करने की क्षमता होती है। तो जो जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, उनमें संपूर्ण प्रक्रिया एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। हालांकि ये भी देखा गया है कि एक ही कोशिका के अंदर भी श्रम विभाजन होता है। कार्य प्रणाली उसी कोशिका में संपन्न होती है, लेकिन उसी कोशिका के अलग अलग भागों के द्वारा संपन्न की जाती है। लेकिन अगर बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो देखो, बहुकोशिकीय जीवों में जटिलता बढ़ती जाती है शरीर की संरचना की, और जब शरीर की संरचना की जटिलता बढ़ती है तो उनमें श्रम विभाजन भी बढ़ जाता है। क्या है कि अगर कोशिका की बात करें तो कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? उत्तकों का निर्माण करती हैं। या आपने पहले छोटी क्लासों में पढ़ा हो, कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? देखो, कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाती हैं। उत्तक आपस में मिलकर क्या बनाते
अंग बनाते हैं, अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र, और बहुत सारे तंत्र आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर। इसीलिए शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका। तो जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है, उनके शरीर में कोशिकाओं का श्रम विभाजन भी बढ़ता जाता है, कोशिकाओं का कार्य बढ़ता जाता है। विशिष्ट कार्य करने वाली कोशिकाएं आपस में मिल मिलकर अलग अलग समूह बनाना शुरू करती हैं, और कोशिकाओं के समूह से ऊतकों का निर्माण होता है। जब एक ही प्रकार के कार्य करने वाले ऊतक आपस में मिलते हैं तो उसकी वजह से अंगों का निर्माण होता है, और एक ही प्रकार का कार्य करने वाले अंग आपस में मिलकर तंत्र बनाते हैं। इसलिए हमारे को जब हम वर्गीकृत जीवों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे जीव सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, बहुत सारे जीवों का शरीर कोशिकीय और ऊतक इस तरह का होता है, बहुत सारे जीवों का शरीर ऊतक और अंग इस तरह का होता है, बहुत सारे जीवों का शरीर अंग तंत्र इस तरह का होता है। तो इस तरीके से जीवों का शरीर जैसे जैसे जटिल होता जाएगा, उनके अंदर कार्य प्रणाली या उसके श्रम विभाजन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से अंग तंत्र उसमें विकसित होते जाएंगे। तो ये थी कोशिका के बारे में कुछ और सामान्य बातें। अब हम बात करेंगे कोशिका किन घटकों से मिलकर बनी होती है, कोशिका की संरचना कैसी होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंट है, उसी के आधार पर हम कोशिका के बारे में अगली बातें अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।